जय हिंद स्टूडेंट। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की चैप्टर 6 त्रिभुज के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे बाहर त्रिभुज में कुछ नहीं आएगा, सीधे सीधे कहें तो। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, सभी वर्ग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग की बात हो रही है, तो अगर आप वर्ग बनाएं, वर्ग के बारे में सबसे पहले जान लें कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला पॉइंट आप ये जान लें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ग से संबंधित, ठीक है, वर्ग से संबंधित मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि वर्ग के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो अगर आप एक छोटा वर्ग बनाएं और एक बड़ा वर्ग बनाएं तो आप 90 डिग्री पाएंगे दोनों में। ऐसा नहीं है कि एक में 90 नहीं होगा। और बात करें समरूप की, क्योंकि क्लास 10th में ज़्यादातर चर्चा होने वाली है समरूप पे, तो समरूप की अगर बात करें तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समरूप में क्या होता है कि कोण, अगर संगत कोण आपस में बराबर हैं तो आप ये कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है, या फिर जो भी आकृति है वो समरूप है। चूँकि यहाँ पर बात हो रही है वर्ग की, तो वर्ग के लिए आप आकार में परिवर्तन नहीं देख सकते हैं, यानी आकार आपका समान है। वर्ग और वर्ग की बात हो रही है, चाहे उसकी साइज छोटी बड़ी कर दी जाए, लेकिन वह दोनों के दोनों सीधे तौर पे सर्वांगसम तो होंगे नहीं, क्योंकि भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। समानुपाती होंगे नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो आपका सीधे सीधे समरूप होगा। यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आप शायद क्वेश्चन समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, देखिएगा संगत भुजा की बात हो रही है यहाँ पर, अगर मैं लिखना चाहूँ तो बात हो रही है संगत भुजा की। तो संगत भुजा से संबंधित आप जान लीजिए अनुपात अगर दिया है, जैसे 4:9 दिया है, अगर आपके पास अनुपात दिया है और बात कर रहा है क्षेत्रफल की, किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आप जान लीजिए भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफल कब होगा, जब भुजाओं के अनुपात को वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 4 का सीधे सीधे आप वर्ग कर दीजिए और 9 का सीधे सीधे आप वर्ग कर दीजिए, तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। 4 का वर्ग आप जानते हैं 16 और 9 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है 81। तो आपका सीधे सीधे आंसर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16:81। आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए वही बात कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो अभी हमने देखा वर्ग की बात हुई, जब क्षेत्रफल आएगा समरूप त्रिभुज में, किसमें, समरूप त्रिभुज में, तो भुजाओं के वर्गों की बात होगी, और भुजाओं के वर्गों की बात होगी तो वर्ग, देखिए वर्ग के अनुपात की बात होती है। यहाँ पर जस्ट पिछला प्रश्न जो था वहाँ पर हमने अनुपात को वर्ग के रूप में देखा, और क्षेत्रफल की बात हो रही है वो भी समरूप की बात हो रही है। तो अनुपात केवल नहीं होगा, व्युत्क्रमानुपाती दूर दूर तक नहीं होगा, कोई अनुपात होगा नहीं, तो वर्ग के अनुपाती वाला राइट आंसर हो जाएगा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, कह रहा है त्रिभुज में त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु, यहाँ पर तीसरी भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचें तो वो दूसरी भुजा को ई बताइए। यहाँ पर यह वाला पॉइंट देख रहे हैं, यह वाला पॉइंट मान लीजिए इसका नाम दे दें ए बी सी। हमने ए बी का मध्य बिंदु यम लिया, और अगर यह इसके समांतर है और यहाँ पर हमने यन नाम दे दिया, यानी हम दिखा दिए कि एम एन समांतर है बी सी के, तो इस कंडीशन में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो जब यह एम जो है कह रहा है मध्य बिंदु है, तो ये यन क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, दूसरी भुजा में यन क्या होगा, तो यन जो है उसको भी समद्विभाजित करेगा बराबर बराबर भागों में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दूसरी रेखा को जब यह यम मध्य बिंदु है तो यह भी मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब इसको बराबर बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं। ये बताइए कि अगर संगत कोण बराबर हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज छोटा ले लिया हमने और एक त्रिभुज मान लीजिए बड़ा ले लिया। संगत कोण का मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे क्या कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यहाँ पर किसने बताया था? थेल्स ने। थेल्स प्रमेय आपको सर ने बताया होगा, थेल्स प्रमेय में आपको पूरी जानकारी दी गई होगी। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप में, और बात करें सर्वांगसम में तो भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हो जाएंगे समानुपाती की बात होगी। अगर दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज जो है समानुपाती होंगी और सर्वांगसम भी होंगी, लेकिन सर्वांगसम यहाँ है नहीं तो समानुपाती पे आप टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप हैं क्योंकि, मान लीजिए एक बड़ा वृत्त हमने बना रखा है और एक छोटा वृत्त हमने बना रखा है, तो यह दोनों के दोनों, ये देखिएगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूँ, हाँ यहाँ पे यह जो चिन्ह है वो समरूप का है, थोड़ा सा तिरछा, यहाँ पे ऊपर देखिए ऐसे थोड़ा सा होता है, ये समरूप का चिन्ह होता है, इसको आप बढ़िया से इंडिकेट कर लीजिए। तो यह दोनों के दोनों समरूप हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, इनका शेप, आकार। इनका जब आकार समान है तो भाई ये तो समरूप होंगे ही, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आकार दोनों का जब समान है तो उस आधार पे आप कहेंगे कि वह समरूप होंगे। तो आकार देखिए कहाँ पर है, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, साफ साफ गलत। परिमाप कहीं दूर दूर तक नहीं बात होगी। माप पता नहीं क्या लिखा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आकार की बात हो रही है। आप सीधे सीधे ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो समरूप आकृतियों के अगर दो, मान लीजिए कोई आकृति है, मान लीजिए सपोज दैट हम, मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक हमने और त्रिभुज ले रखा है और दोनों को कह रहा है हमने कि समरूप। तो दो समरूप आकृतियां अगर हैं तो फिर वही पिछला ही सवाल है, आप केवल और केवल किसकी बात करेंगे? आकार, क्योंकि आकार अगर बराबर है तो समरूप है, आकार समान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सभी वर्ग, देखिए ये फिर पहला प्रश्न जैसा है, एक वर्ग है, एक इतना छोटा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत छोटा वर्ग है, ये सभी के सभी वर्ग जो हैं समरूप होंगे, क्योंकि फिर बात हो रही है किसकी? आकार की बात हो रही है। और जब आकार की बात एक समान है, जब सबका आकार एक समान है तो यह होंगे समरूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हैं, लेकिन समरूप आकृतियां क्या होंगी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज और है, तो यह सभी सर्वांगसम आकृतियां, अगर यह सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चिन्ह देखिएगा ऊपर तिरछा आ जाता है, ये सर्वांगसम का चिन्ह। अगर यह दोनों सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होंगे। हम कहेंगे कि यह दोनों के दोनों आकृतियां क्या हैं? समरूप भी होंगे। कहने का मतलब जो समरूप है वही सर्वांगसम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें केवल और केवल समरूप की, तो समरूप वाले कंडीशन से आप क्या समझ सकते हैं? जैसे एक छोटा सा फिगर और एक हमने बड़ा सा त्रिभुज लिया और दोनों को अगर हमने समरूप दिखा दिया तो ये कभी भी सर्वांगसम नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि दोनों के भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखने को मिला ये छोटा है और ये बड़ा है और इसमें अनुपात बराबर होता है, तो सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, समरूप जो है वो सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन जो सर्वांगसम है वो समरूप होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को क्या करती हैं? तो ये बताओ, किसी त्रिभुज की बात हो रही है और मध्यगत रेखा का मतलब है कि इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु और इन दोनों को मिला दिया गया, यही कहलाएगा मध्यगत रेखा। यह आधार को,
ठीक है, यानी यह जो आधार है और यह जो आधार है इसको क्या करता है, तो सीधे सीधे समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, किसी त्रिभुज में जब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए और तीसरी भुजा के समांतर हो जाए तो वो दोनों मध्य भुजाएं जिस पे होती हैं वो दोनों समद्विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब हो जाएगा यह समद्विभाजन करती हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी समकोण, अब बताइए ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना। समकोण सबसे पहले मैं बना दूं, ये आपका समकोण है कि नहीं, समकोण है। इसको आप जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको आपको पता है क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और इसको आपको पता है क्या कहते हैं इसको क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार। अब कर्ण लंब आधार के बारे में किसने बताया था, पाइथागोरस साहब ने बताया था। कि पाइथागोरस साहब ने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस साहब ने कहा कि अगर आप कर्ण का वर्ग कर दीजिए तो वो लंब के वर्ग, ठीक है, और प्लस आधार के वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस आधार पे आप अगर टिक करना चाहें तो आपके पास सीधे सीधे ऑप्शन सी दिख रहा है कि कर्ण का वर्ग जो है आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुज, दो समान कोणिक यानी समान कोण के त्रिभुज हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, समान कोणिक त्रिभुज हैं, ठीक है। अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात की बात कर रहा है। तो जब संगत भुजा का अनुपात मतलब दोनों समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो इसके बारे में चर्चा थेल्स साहब ने की थी। इसीलिए हमने थेल्स का प्रमेय पढ़ा कि अगर दो त्रिभुज, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचें जो तीसरी भुजा के समांतर है, तो वह क्या करती है, भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करती है। इस आधार के बारे में सबसे पहले थेल्स साहब ने बताया, इसीलिए हम थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसको हम बीपीटी, बेसिक थियरी, बेसिक प्रोपोर्शनल थियरी, और इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, देखिए ये सवाल हो चुका है, 3 और 5 के अनुपात में है, 3:5 है। ये प्रश्न इसलिए हो चुका है, हमने कहा था ना कि क्षेत्रफल जब पूछेगा तो क्या कर देना है, भुजाओं का वर्ग होता है। तो 3 का अगर आप वर्ग कर दें, अनुपात अब 5 है तो 5 का भी आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 9, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिएगा 9 25, तो 9 25 ये तो गलत हो जाए क्योंकि अंडर रूट में दिया है। ये 3 5 तो दूर दूर तक नहीं होगा, 50 तो दूर दूर तक नहीं होगा, तो यही होगा। क्यों यही होगा, क्योंकि भैया देखो अंडर रूट 81 का मान कितना होता है, 9, और अंडर रूट 625 का मान कितना होगा, 25। ये थोड़ा सा इसको इस रूप में लिख दिया है, किस रूप में, 9 को लिख दिया है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 81 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये 9 को लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 625। बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही देखिए प्रश्न है कि अगर 2:3 में बांट रहा है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तुरंत वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बेहतर प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की बारे में बात हो रही है। आप कितने भी समबाहु बना लो, समबाहु पहले कहते किसे हैं, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। यहाँ पर हमने 3 समबाहु त्रिभुज बनाए। ये बताइए कि आपने पढ़ रखा है कि अगर आकार समान है तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे कि नहीं होंगे। जब यहाँ पर आकार समान है और आकृति जो है वो आपको साफ साफ दिख रही है, तो सर्वांगसम में आप क्या पढ़ते हैं, सर्वांगसम में पढ़ते हैं कि भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ तो भुजा नहीं बराबर होगा क्योंकि कोई समबाहु त्रिभुज छोटा बना है, कोई बड़ा बना है। यह गलत, समानुपाती होगा नहीं, समरूप होगा, क्योंकि अगर आकार आपका समान है तो वह होंगे समरूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। फिर से दो त्रिभुज हम बनाएंगे। सब क्वेश्चन जो है बार बार थेल्स से ही रिलेटेड पूछ रहा है। अगर दो त्रिभुज के संगत कोण, मान लीजिए यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर है, तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, सीधे सीधे समरूप। कितनी बार यह प्रश्न हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। समचतुर्भुज और वर्ग। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है, यहाँ पर आपका 90 अंश नहीं होगा और यहाँ पर आपका प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। तो दोनों में आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जब कोण बराबर, क्योंकि आपको पता है कि समरूप तभी होगा जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण तो एक में 90 है, एक में 90 नहीं है, तो सीधे सीधे समरूप नहीं होंगे। तो आपको साफ साफ नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, वही टिक मार देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। फिर वही चीज़ है, दो हम फिर से त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए एक कोण इस एक कोण के बराबर है और क्या बात हो रही है, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, यानी यह और यह और यह और यह एक समान अनुपात में हैं, क्योंकि यही दोनों भुजाएं तो कोण बना रही हैं। तो इस आधार पे आप क्या कहेंगे, इस आधार पे कहेंगे साइड एंगल। साइड के आधार पे यह दोनों त्रिभुज होंगे समरूप। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भुजा के बारे में जो चर्चा हो रही है वो किसकी बात में हो रही है, अनुपात के बारे में हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा के किस अनुपात में विभक्त करती है। प्रश्न जो है बहुत ही साधारण है। अब देखिएगा, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर जब एक रेखा खींची जा रही, मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है, इसको ई और एफ से अगर हम डिनोट कर दें, और प्रश्न में कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के, मान लीजिए बीसी के समांतर एक हमने क्या खींचा है, रेखा खींचा है, जो तीसरी भुजा को किस अनुपात में विभक्त करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह बटे यह और फिर यह बटे यह, यानी एक ही अनुपात में विभक्त करता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को एक ही अनुपात में विभक्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के क्या, तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल। कैसे, क्योंकि आप पढ़ते हैं कर्ण का वर्ग बराबर, क्या पढ़ते हैं, जो दो भुजा बचती है एक होता है लंब का वर्ग और प्लस एक जो बचता है उसको आप क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और आधार का वर्ग करते हैं। तो दो भुजाएं, यहाँ पर प्लस आता है कि नहीं, चिन्ह पे ध्यान देना। तो योगफल देखिए, गुणनफल होगा नहीं, भागफल होगा नहीं, अंतरफल होगा नहीं, योगफल होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी समबाहु त्रिभुज, फिर वही प्रश्न आ गया। एक समबाहु त्रिभुज आपने छोटा बना दिया, एक उससे भी छोटा, एक बहुत बड़ा बना दिया, और हमने कहा समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो ये बताइए, चाहे छोटा बनाइए चाहे बड़ा बनाइए, सब में 60-60 अंश कोण बनेगा। और जब कोण बनेगा, और बात किसकी हो रही है, आकार, तो अगर आपका आकार समान है तो बिना सोचे आप समरूप पे टिक लगा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र, अब देखिए क्षेत्रफल की बात हो रही है, 9 दिया है और क्या दिया है, 16। अब क्षेत्रफल से भुजा की तरफ जाना है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। देखिए जब क्षेत्रफल से भुजा की तरफ आना है तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, ठीक है। और अगर आप भुजा से क्षेत्रफल की तरफ जाएंगे तो वर्ग कर देंगे। तो 3 और 4 देखिए आपके पास जहां आंसर दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेमी 11 सेमी ऊंचाई के दो खंबे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक 6 सेमी ऊंचाई का है और एक 11 सेमी का है। यहाँ पर दोनों के आधार मिला देते हैं। यह आपका है 6 सेमी और यह आपका है 11 सेमी। आपको क्लियर होगा प्रश्न में क्या कह रहा है। अब कह रहा है इस प्रकार खड़े हैं कि उनके पादों के बीच की दूरी 12 है। अब यह डिस्टेंस कह रहा है 12 है, यह डिस्टेंस क्या कह रहा है, 12 है। कह रहा है उनके शिखर के बीच की दूरी बताइए। उनके शिखर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये बताओ,
इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो यह बताइए यह भी 6 सेमी होगा कि नहीं। और जब यह 6 हो गया, टोटल 11 है, तो यह कितना हो गया, 5 हो गया। और यह 12 है तो यह भी कितना हो गया, 12 हो गया। इसको जब ऐसे मिला देंगे, यही तो बीच की दूरी पूछ रहा है, ये 90 अंश बन रहा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, सीधे सीधे कर्ण पूछ रहा है। अब कर्ण निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये 5 है, 12 है, जोड़ दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब आप सीधे सीधे 5 4 9, 4 2 6, 1 और 169 कर्ण का वर्ग होता है ना, वर्ग इधर आएगा तो अंडर रूट, तो अंडर रूट में 169 जो है क्या होगा, 13। आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो माध्यिकाओं के वर्गों के भी बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया है माध्यिका। भुजा तो आप जान गए, क्योंकि भुजा इसमें आया नहीं है, तो माध्यिका के बारे में भी जान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए, एक वर्ग की एक भुजा, एक वर्ग है, ध्यान से देखिएगा, और एक वर्ग के एक भुजा पर आपको समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा। तो इसी के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी यह वाला क्षेत्रफल और यह वाला क्षेत्रफल के बारे में चर्चा हो रही है कि क्षेत्रफलों में क्या बात होने वाली है। तो आप सीधे सीधे जान लीजिए कि इस वाले क्षेत्रफल का यह वाला जो भाग होगा वो इसका आधा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आप दिमाग में रखिएगा, क्या दिमाग में रखना है कि अगर एक वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया जाए और उसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, तो उस विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा वाला भाग होगा उसके भुजा पर बनाए गए वर्ग, यानी समबाहु त्रिभुज की बात होगी, यानी आधा होता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए। तो देखिएगा, कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, अगर इसको मिलाएंगे तो देखिए ये तीसरी भुजा के क्या है, समांतर हो रहा है कि नहीं। तो समांतर वाले कंडीशन में आप इस पे कहेंगे कि तीसरे भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किसी आयत के विकर्ण, आयत पहले बनाइए, ठीक है, आयत के विकर्ण, विकर्ण बनाइए, ठीक है, ये विकर्ण है। आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत के विकर्ण से एक क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ग। ये वर्ग बन गया। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी दोनों आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों के, दोनों आसन्न भुजा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आसन्न भुजा का मतलब एक वर्ग यहाँ पे बना दें और एक वर्ग अगर आप यहाँ पे बना दें, ठीक है, इसको वर्ग टाइप का आप लेके चलेंगे कि इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, कि आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों का ये जो योग होता है वो विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या चीज़। तो भुजाओं की समान संख्या वाले अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस कंडीशन में आप कहेंगे ऊपर के दोनों, यहाँ पर देखिएगा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुभुज की बात हो रही है, तो बहुभुज में क्या बात हो रही है कि समरूप होंगे तो संगत कोण तो बराबर होते हैं समरूप में, ये तो बात सही है। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं, किसने बताया था, थेल्स साहब ने बताया था, कि थेल्स साहब ने बताया था कि संगत कोण बराबर होगा और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और तीसरा कह रहा है ऊपर के दोनों, मतलब पहला दूसरा ऑप्शन दोनों, तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। तो ये आप कैंसिल करेंगे, आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, पहचानिए कि इनमें कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज को सूचित करता है। अब इसमें बताना है कि समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सही है। तो समकोण त्रिभुज के लिए वही कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आप उठाएंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे कहें इसमें पहले वाले में 8, तो 8 का वर्ग करें तो बराबर होना चाहिए किसके, 6 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग, 6 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग के। और आपको पता है 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 3 का वर्ग होता है 9। 36 में 9 जोड़ेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना 45, जो क्या 64 के बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन आपका साफ साफ गलत हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्या कह रहा है 100 का वर्ग। अगला कह रहा है 100 का वर्ग बराबर 80 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग कर दीजिए। 80 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग कर दीजिए तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000 बराबर 80 का वर्ग 8 का 64 और 0 का डबल 0 और 50 का 5 का 25 और 0 का डबल 0। तो ये बताइए 64 100 में 2500 जोड़ेंगे तो आपका शायद 8900 आएगा। और 8900 क्या 10,000 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो यह भी ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप शायद समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। कह रहा है 25 का वर्ग। ठीक है भाई, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो है वही कर्ण होती है। तो 25 का वर्ग और शेष 2 को जोड़ दीजिए, 24 का वर्ग और प्लस का 8 का वर्ग। देख लेते हैं 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का वर्ग होता है 576 और 8 का वर्ग होता है 64। जोड़िए, देखिए 625 आ रहा है, 6 4 10 को 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 को 4 हासिल 1, 540, 5 1 6 हो जाएगा, 640 आ रहा है। कितना आ रहा है 640, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है, यानी यही सही होगा। लेकिन हम एक बार चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने में क्या दिक्कत है, हमने कहा ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। 12 नहीं 13 सबसे बड़ी है, तो 13 का वर्ग, सॉरी 1 मिनट, बराबर करेंगे ना, 13 का वर्ग क्योंकि कर्ण है बराबर 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 5 का कितना होता है 25। ठीक है, अब 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169। देखिए दोनों बराबर हो गए कि नहीं, बराबर हो गए, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के कोण पर खींचा गया लंब त्रिभुज के दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। अच्छा ठीक है, समकोण त्रिभुज है एक, ये एक प्रमेय है, आपको सर ने बताया होगा। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज आपने ए बी और सी खींच रखा है। कह रहा है कि कर्ण पर खींचा गया लंब, कर्ण पर, यहाँ से देखिए कर्ण पर हम एक लंब डालेंगे तो होगा क्या, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। ठीक है, आपके पास 2 त्रिभुज बन रहा है तो दोनों त्रिभुज भैया समरूप होंगे और बड़ा वाला जो है तीनों के तीनों सब के सब समरूप होंगे। बहुत बेहतरीन प्रमेय है। इस प्रमेय को आप बेहतर तरीके से समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले आप एक वृत्त खींचिए और वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु ले लीजिए, 1 2 3 4 और चारों को मिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बस वृत्त के परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में भैया सामने के जो कोण होते हैं ना, ये सामने के कोण, इनका योगफल 180 अंश होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ के समरूप है, यदि क्षेत्रफल इतने हैं, ई एफ इतना है, तो बी सी बताइए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 त्रिभुज बनाते हैं, एक ये है और एक भैया ये है। एक है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर भुजा की बात होगी ना, भुजा की बात होगी तो आप इसको थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। समझ पाएंगे ही नहीं, आप इसका अभी देखिएगा जवाब भी समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 64 और 121। यहाँ दिया है 64 भैया और ये दे दिया है 121, कोई बात नहीं। अब कह रहा है ई एफ जो है 15.4 है, ई एफ कह रहा है 15.4 दिया है
और आपसे BC की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, EF अगर 15.4 है तो यहाँ पर आपसे क्या पूछी जा रही है, पूछी जा रही है किसकी, BC की लंबाई कितनी होगी। इस प्रश्न को मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर 64 है तो भुजा कितनी होगी भैया, वर्गमूल निकालेंगे कि नहीं भुजा निकालने के लिए, 8 का वर्ग है ना, और यहाँ पर 11 है। कैसे निकालेंगे, तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, तो 8 के बटे में कितना आएगा जी, 11। अब BC के बटे में जी कितना आएगा, 15.4। कुछ मत कीजिए, 11 से कैंसिल कीजिए, 11 एक कम 11 और 11 चौक को 44, ठीक है। और 1.4 का गुणा डायरेक्ट 8 में कर दीजिए, तो 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3 और 8 एक कम 8 3 11, तो 11.2 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, यही आपका हो जाएगा सही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत। अच्छा ये बताओ, एक वर्ग है और एक आयत है, ये बताओ आप कि क्या आकार समान है जी, आकार समान है, नहीं नहीं जी, आकार समान नहीं है। तो जब एक वर्ग है और एक आयत है, अगर दोनों के दोनों वर्ग होते तब तो आप कह देते समरूप है, लेकिन जैसे ही आकार आपका अलग हो गया तुरंत कहेंगे समरूप नहीं होंगे जी। ध्यान दीजिएगा, दोनों आयत होते तो समरूप होता, दोनों वर्ग होते तो समरूप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण। ये तो बहुत बेहतरीन है जी, सम्मुख भुजा। तो ये बताइए, जब एक भुजा का वर्ग, तो वह एक भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो पहला भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर, दूसरा क्या होता है लंब का वर्ग, और प्लस तीसरा क्या होता है आधार होता है जी, क्या होता है आधार का वर्ग होता है। तो ये बताइए, ये जो पहली भुजा है, ये पहली भुजा के सामने का कोण भैया 90 अंश, समकोण त्रिभुज, यही तो आपका 90 अंश होता है, और यही क्या होता है कर्ण होता है। इसके सामने का कोण कितना अंश होगा, 90 अंश होगा जी, समकोण होता है। क्या होगा जी, समकोण होता है, 90 मतलब समकोण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी कह रहा है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, देखिएगा ABC और एक है BDE, ABC और फिर है B, यहाँ देखिएगा ABC और फिर आपके पास एक मिल रहा है BDE। ध्यान दीजिएगा, एक हमने और बना रखा है BDE। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु क्या है D है, और त्रिभुज ABC और BE। तो देखिएगा इसको जब हम मिलाएंगे तो भैया साफ साफ यह दोनों क्या होंगे, ये 90 समबाहु त्रिभुज है, तो यह भी कोण बराबर होंगे। एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे भैया, समरूप हो जाएंगे, और समरूप हो जाएंगे तो इस आधार पे आप क्या कहेंगे, यही तो आपको ध्यान देना है। तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो भी आपका होगा रिजल्ट वो 1 और 2 होगा, और 1 का वर्ग आप करेंगे तो 1 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो 4:1 के रूप में होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 13 हैं, तो क्या त्रिभुज होगा, त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर 6 और 7 को जोड़ रहे हैं तो ये बड़ा होना चाहिए 13 से, 7 6 कितना हो गया 13, 13 जो है वो 13 से बड़ा नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों में कंडीशन क्या है बराबर का है, इसलिए त्रिभुज ही संभव नहीं है। त्रिभुज तभी संभव होता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ी होती है। ये बहुत छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B जो है 60 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास A B और C है जी। B कह रहा है 60 अंश है,
और सी कह रहा है जी कितना अंश है, 50 अंश है, कोई बात नहीं जी। फिर ए बी सी और डी ई एफ एक और त्रिभुज है, उसके यह क्या है, समरूप है, डी ई एफ, कोई बात नहीं, समरूप है जी, कोई बात नहीं। तो डी कह रहा है, ये बताओ ये 60 है, ये 50 है, 110 हो गया, तो ये कितना बचा, 70 बचा कि नहीं, आप खुद सोचो, 70 बचा। तो 70 है और दोनों समरूप हैं तो संगत कोण तो बराबर होंगे, तो यह भी कितना होगा, 70 होगा। तो इस आधार पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न ये भी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, और प्रश्न में कह रहा है कि ए डी बी सी पर लंब है। बी सी पर एक लंब हमने इस तरह से डाल रखा है ए डी, और इस प्रश्न में बात हो रही है कि ए डी बराबर बी डी बराबर 8 है। ए डी जो है ये 8 है, ठीक है, बी डी जो है वो भी कितना है, 8 है, और बी सी जो है वो कितना है, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल कितना है, 23 है। तो जब 23 है भैया तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 इसमें से माइनस कर दो, 3 और 5, तो 3 हटा दिए, 5 हटा दिए, तो यह आपका बच गया 15, ठीक है। इस आधार पे आपका ए सी पूछ रहा है, तो ए सी कितना होगा, ये 8 है भैया, ये 15 है, तो ये आपको बताना है ये कितना होगा। बहुत आसान है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 5 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225, जोड़ दीजिए, 9, 6 2 8 और 2, 289 भैया किसका वर्गमूल होता है, 17 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सेमी, ठीक है। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर मज़ा आ रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार से झुकाकर लगाया गया है। एक दीवार है, मान लीजिए यह दीवार है, और इससे सटे क्या लगाया गया है, सीढ़ी लगाया गया है। यह आपका क्या है, सीढ़ी है, ठीक है, लगाया गया है। ये आधार पर दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 4 मीटर की दूरी पर हो, और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई को छूती है। 3 मीटर की ऊंचाई है, 3 मीटर की ऊंचाई को यह छू रही है, और सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, और 4 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो भैया क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया भैया 25, और 25 है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया भैया 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और शायद यही लास्ट है। कह रहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती, भैया साफ साफ समकोण भी है और समानुपाती दो भुजा हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, तो जब समकोण है तो आप साफ साफ लगाएंगे RHS, सर्वाम समरूपता कसौटी यहाँ पे लगेगा RHS। अब यहाँ समझ लीजिएगा RHS, R फॉर होता है राइट एंगल, R फॉर क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है, और H फॉर होता है हाइपोटेनस, और यस फॉर क्या होता है, साइड। यानी आपका एक राइट एंगल दोनों में बराबर है, हाइपोटेनस मतलब हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, कर्ण बराबर है, और साइड का मतलब आप जानते हैं भुजा बराबर है। तो इस आधार पे केवल ये समकोण त्रिभुज में ही चर्चा होता है। आज आपका यह वीडियो एंड हो गया, यानी त्रिभुज में जितने भी MCQ बन सकते हैं हमने सब कोशिश किया है, सभी क्वेश्चन को कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत इस वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और यहाँ पर एक घंटी बना होगा, बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर देंगे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से क्या हो जाए, पहुँच जाए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।